सोशल मीडिया में एक जो नारा है वो काफी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वो नारा है सेव बंगाल सेव इंडिया। लेकिन बंगाल को किससे बचाना है? बंगाल को किससे खतरा है? और बंगाल पर ऐसा कौन सा खतरा आ चुका है जिसे बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है? और इतना बड़ा कौन सा खतरा है कि जो भारत तक को बचाने की बात इसमें की जा रही है? इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष एक स्पेशल गेस्ट है। वो गेस्ट जो इस मुहिम से भी जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया कैंपेन को किस तरह से एग्रेसिवली उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया है और अब सेव बंगाल और सेव इंडिया की बात छत्तीसगढ़ से निकलकर बंगाल तक में होने लगी है। कुछ इसी विषयों पर उनसे हम प्रश्न पूछेंगे, इस मुहिम का मतलब जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मोटिव क्या है। तो हमारे साथ है गोपाल सामंतो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। नमस्कार। गोपाल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, व्यवसायी हैं और छत्तीसगढ़ में लंबे समय से जमीनी अनुभव लेते रहे। विभिन्न विषयों में उनका अध्ययन रहा है और ग्राउंड पर जाकर भी वो चीजों को समझते हैं। बंगाली कम्युनिटी से आते हैं और बंगाली कम्युनिटी में उनकी अच्छी खासी पैठ बनी हुई है। तो गोपाल जी, मैं बाकी चीज़ों पर देर ना करते हुए सीधा अपने पहले सवाल पर आता हूँ कि जो सेव बंगाल सेव इंडिया, ये जो नारा है, ये जो बात हो रही है, ये नारा क्या है? सेव बंगाल सेव इंडिया से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये कोई भावनात्मक अपील है या कोई चेतावनी है? ये पहले तो सेव बंगाल और सेव इंडिया ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। बंगाल वो राज्य है, बंगाल वो भूमि है जहां से देश के स्वतंत्रता संग्राम ने जन्म लिया, देश में आर्थिक क्रांति ने जन्म लिया, देश के औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया और आजाद भारत का पहला फौज भी जहां निर्माण हुआ वो भी बंगाल है। इसलिए अगर बंगाल बचेगा तो निश्चित रूप से देश मजबूत रहेगा। बंगाल वो भूमि है जिस बंगाल से आप चाहे बीएसएफ हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे मिलिट्री हो या अन्य कोई देश के सुरक्षा बल हो, बंगाल से भारी संख्या में गांव-गांव से, मोहल्लों से, जिलों से लोग जाकर देश की सेवा करते हैं। दूसरा पर्याय आपने पूछा कि सेव बंगाल क्यों? बंगाल के गौरवशाली इतिहास को रक्त रंजित वर्तमान मिटाते जा रही है। आज बंगाल में डेमोक्रेसी लहूलुहान हो चुकी है। आज बंगाल में लोगों की आजादी लहूलुहान हो चुकी है। ये वो बंगाल है जिस बंगाल में आजादी की बात शुरू होती थी और अब वो बंगाल वहां पहुंच चुकी है जहां लोग आजादी की बात करते हुए डरते हैं। तो मतलब जो मैं प्रश्न सोचा हुआ था या पूछने वाला था और हम सभी जानना भी चाहते हैं कि किनसे और क्यों बचाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, बंगाल को बचाने की जरूरत है उन ताकतों से जो बंगाल के गौरवशाली इतिहास को और बांग्ला भाषी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में डेमोग्राफिक चेंज को बढ़ावा दिया जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ करवाकर ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें बसाया जाता है। अगर आप सोच के देखिए कि बांग्लादेश से इतनी तादाद में घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठी कहां रह रहे हैं? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की धरती पे रह रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की धरती में वो इतनी संख्या में आते रहेंगे तो पश्चिम बंगाल का बांग्ला भाषी, हमारा आम हिंदू बंगाली कहां जाएगा? आज पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में हिंदू बंगालियों का पलायन हो रहा है अलग अलग प्रदेशों में। उन्हें रोजगार का खतरा हो रहा है, उन्हें निवास का खतरा हो रहा है, उन्हें जान की भी खतरा महसूस होने लग गया है। इसलिए बंगाल के आउटर जिलों में आप अगर देखेंगे तो हिंदू बंगालियों की संख्या माइनॉरिटी में पहुंच गई है। आज 60 विधानसभा सीट है। आज
बंगाल के 294 सीट में से 60 विधानसभा सीट ऐसी है जहां हिंदू बंगाली माइनॉरिटी में है। तो अब नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? खैर, मेरा प्रश्न अगला आ ही रहा था। ये जो आप हिंदू माइनॉरिटी की बात करें, तो ये जो संकट है, ये कल्चरल है, सोशल है या आइडियोलॉजिकल है? क्या लगता है आपको? ये बंगाल के जहां आज पहुंचा है बंगाल, उस जगह पे पहुंचाने के लिए एक साजिश चली है और ये साजिश स्टेप वाइज चली है। आज से 50 वर्ष पहले तक के बंगाल के बंगालियों को तार्किक कहा जाता था। फिर एक स्टेप पतन होता है, तार्किक से वो झगड़ालू बन जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि बंगाली झगड़ालू होते हैं। फिर अब एक स्टेप और आगे पतन कर दिया जाता है जहां पे वो हिंसात्मक होते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से आप देखिए, इन 50 सालों में जो ओरिजिनल हिंदू बांग्ला भाषी थे, जो ओरिजिनल हिंदू बंगाली थे, वो तो पलायन कर चुके हैं बंगाल से। उन्हें तो रोजगार के लिए, अपनी जगह बचाने के लिए, अपने घर बचाने के लिए उन्हें बाहर चले जाना पड़ा है। तो आज पश्चिम बंगाल में कौन है? जो बांग्लादेशी घुसपैठ ही है। आज 60 विधानसभा में वो बहुल्य में है और बाकी विधानसभाओं में भी वो लगभग 30-40% पे पहुंच चुके हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर डेमोग्राफी इतना बड़ा चैलेंज हो गया है, ये डेमोग्राफिक चेंज इतना बड़ा चैलेंज हो चुका है कि बांग्ला भाषी और आम बंगाली और आम हिंदू बंगाली बंगाल में रहने से डरने लगा है। तो ये जो विषय आपने बताया कि जो आम हिंदू बंगाली है वो निकलकर बाहर चला गया है, आप भी बंगाल से बाहर छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और सेव बंगाल सेव इंडिया की मुहिम चल रही है। तो इतने दूर बंगाल से ये मुहिम चलाई जा रही है, तो क्या इससे बंगाल के लोगों को नहीं लगेगा कि बाहरी लोग ये मुहिम चला रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये मुहिम जो है, ये इमोशन की मुहिम है। इमोशन हमारे हृदय में बसता है और इमोशन से ही दुनिया बदलती है। मैं इस शब्द को अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं, 3 बार मैंने अंग्रेजी में इसलिए बोला क्योंकि सुभाष बाबू ने कहीं दूर बैठकर, किसी अंग्रेजी भाषा में जगह में बैठकर भारत में क्रांति की पैदावार कर दी थी। जब उन्होंने सेना बनाने की कल्पना की थी तब वो रशिया में थे और जब उन्होंने सेना बनाने की मदद चाही तब वो जर्मनी गए। और जब विवेकानंद जी ने कैलिफोर्निया में अंग्रेजी भाषा में भी कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ वर्ल्ड, तो भी उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया था। तो इसके पीछे ये है कि आप भाषा कोई भी यूज करिए, स्थान कोई भी यूज करिए, इमोशन की कीमत है। और इमोशन जो बंगाली भाषा, आम बंगाली, हिंदू बंगालियों में आज दिल में है, वो यही है कि बंगाल में परिवर्तन चाहिए, इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकना है और बंगाल को बचाना है। तो क्या आपका ये इमोशन, आपकी ये मुहिम बंगाल में कोई असर कर रही है? वहां पर इसको लेकर कोई चर्चाएं हो रही है, कोई संवाद शुरू हुआ है, ऐसा आपको दिखाई देता है? देखिए, मैं कुछ दिनों पहले बंगाल में था। मैं करीबन 10 दिन बंगाल में रहा और 10 दिन बंगाल में जब रहा, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और मैंने उन्हें बताया कि हम बाहर से, हम जो बांग्ला भाषी हैं, जो बाहर बसे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव आए। जब मैंने उनको कहा, मैंने कई संवाददाताओं से मुलाकात की, बुद्धिजीवियों से मुलाकात की, तब वो पहले तो बड़े आश्चर्य हुए, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, जब आप हमारे लिए खड़े हो रहे हैं तो हमें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जब एक बांग्ला भाषी दूर रहकर भी बंगाल को बचाने का, बांग्ला को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से बंगाल के अंदर जो बांग्ला भाषी रह रहे हैं, जो हमारे हिंदू बंगाली भाई बहन हैं, वो निश्चित रूप से तैयार हो रहे हैं। और आप समझिए कि ये जो डेमोग्राफिक चैलेंज है हमारे सामने और ये जो सांस्कृतिक चैलेंज है, इसको हम हरा कर रहेंगे।
इस सेव बंगाल सेव इंडिया की मुहिम के कुछ आलोचक भी दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है, पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कैसी आइडियोलॉजी की बात है ये? आज एक हिंदू युवक को बांग्लादेश में पीट पीट कर मार डाला जाता है। आज उसके बाद लगातार 20 दिनों में और 7 हिंदू युवकों को मार दिया जाता है, उनका घर जला दिया जाता है। आज सटे हुए बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल वाले हिस्से की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, एक बयान नहीं आता उनके ऊपर। मैं तो उन्हें वेलकम करता हूं, मैंने आपके माध्यम से स्वागत करता हूं कि आप भी आइए, हमारे बाजू में बैठिए और आप भी बोलिए बंगाल को बचाने की जरूरत है। लेकिन आप ये सवाल खुद से पूछिएगा कि बंगाल को किससे बचाने की जरूरत है। फिलिस्तीन के ऊपर पश्चिम बंगाल के 5 सांसदों ने बयान दिया। महुआ मोइत्रा, साइनी घोष, कल्याण बनर्जी, ऋतुव्रत चक्रवर्ती, ऐसे 5 डेरेक ओब्रायन, 5 सांसदों ने बयान जारी किया फिलिस्तीन पे, जो लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है। और जस्ट बॉर्डर के उस पार जो बांग्लादेश बचा हुआ है, वहां अगर कोई घटना घटती है तो पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के इनके पार्टी के, ममता बनर्जी के पार्टी के जो सांसद है वो चुप है। तो ये तो उन्हें तय करना है और ये लोगों के सामने उन्हें बताना है कि बंगाल को किससे बचाने की जरूरत है और बंगाल को आज किससे खतरा है। तो आपको क्या लगता है जो आज का प्रेजेंट डे बंगाल है वो कहाँ पे खड़ा है? एक कल्चरल आइडेंटिटी के हिसाब से, एक सामाजिक संतुलन के हिसाब से, या किसी वैचारिक दिशा के हिसाब से, इसके अनुसार से आज का बंगाल कहाँ खड़ा है? ये सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की भूमि है बंगाल। हमारे सबसे बड़े साधुओं में से रामकृष्ण परमहंस जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता होगा। रामकृष्ण जी के नाम में ही राम और कृष्ण है, और आज जय श्री राम बोलने पर पाबंदी है। तो ये सांस्कृतिक पतन किसके लिए है? ये सांस्कृतिक पतन जो हो रही है, ये एक तुष्टीकरण का हिस्सा है। इस तुष्टीकरण के खिलाफ ये आंदोलन है। इस सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर हमला जो हो रहा है बंगालियों के, उसके खिलाफ ही आंदोलन है। हमारे माइंडसेट को बदलने का जो काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ ही आंदोलन है। और मैं आपको शुभम जी पूरे हृदय से बताता हूं कि बंगाल में रहने वाले बांग्ला भाषी भी मेरे इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल की धरती पूजा और पूजा कार्यक्रमों में व्यस्त रहती है। एक महीने में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 12 मासे 13 पाबन, ये बंगाली में कहावत है, मतलब 12 महीने में 13 पर्व। तो उस धरती में, उस भूमि में अगर ये षड्यंत्र हो रहा है, तो उस षड्यंत्र के खिलाफ सेव बंगाल सेव इंडिया है। तो आने वाले 1 दशक पे आप बंगाल को कहां देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज जो ये हो रहा है, इसको रोकथाम कर लिया जाए, तो बंगाल वापस अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त कर लेगा। आज किसी भी क्षेत्र में देखिए, जो बंगाल के लोग रहे हैं, उन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, आपको मैं केवल 3 या 4 नाम बताता हूं, जिनको सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, बंगाली समाज कितना गौरवशाली से रहा होगा। जशपुर जिले के सबसे पहले सुपरिंटेंडेंट मजिस्ट्रेट जो थे, वो बंकिम चंद्र बैनर्जी थे। बिलासपुर में डे साहब थे, जो बैलगाड़ी से वहां से आए थे, केवल इसलिए आए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो अन्याय अंग्रेज यहाँ करते थे, उसके खिलाफ अगर लीगली खड़ा होना है तो कैसे खड़ा हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है आंदोलन को। ऐसे हजारों लोग हुए, पूरे देश में हुए। तो जिस जगह से लोग आकर दूसरे जगहों में आंदोलन को खड़ा किए हैं, मैं निश्चित हूं,
मैं अपने संपूर्ण हृदय से ये कह सकता हूँ, उस जगह पर भी स्वतः ही आंदोलन खड़ा होगा और बंगाल बदलेगा। बंगाल को बदलने से कोई नहीं रोक सकता और अगले कुछ सालों में ये जो सेव बंगाल का हम आज टैग दे रहे हैं, शायद ये ना कहना पड़े। तो आपका मतलब ये मानना है कि बंगाल एक बार फिर से इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब बनेगा? निश्चित रूप से बनेगा और आज भी है। बस बात तो इतनी सी है कि जो घुसपैठी काबिज हो चुके हैं, उनके डर से या उनके आतंक से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो शांत है, पर वो शांत ज्यादा देर रह नहीं सकते। बंगाल जाग चुका है और आज उसका असर देखिए आप कि बंगाल में परिवर्तन को लेकर लोग बात करते हैं। परिवर्तन से आशय नहीं है मेरा राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि ये आंदोलन संपूर्ण रूप से स्वस्वभूत है और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। परिवर्तन से आशय इस बात से है कि वर्तमान जो आर्थिक परिस्थिति है, वर्तमान जो जनसांख्यिक परिस्थिति है, इन चीजों में परिवर्तन लाने की बात हो रही है। आज सारी चीजों के बाद अगर आप देखेंगे तो बंगाल में वोटिंग का परसेंटेज हमेशा 90 के घर में रहता है। तो लोग जागरूक तो है और उस जागरूकता के बल पे मैं ये कह सकता हूं, बंगाल में ये सारी जो कुप्रथाएं चल रही है वो जल्द बंद होने वाली है। बहुत जल्द आपको इस सेव बंगाल वर्ड में दोबारा कह रहा हूं, इस सेव बंगाल वर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। आज जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कई यंग ऑडियंस भी हैं जो इसको देख रहे हैं, उनको आप इस बंगाल और भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको सेव बंगाल सेव इंडिया इस मुहिम के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जहां भी है, जिस जगह में भी है, आप स्वयं को इतना जागरूक रखिए कि कभी आपको अपने समाज के बारे में ये सेव जैसी शब्द का उपयोग नहीं करना पड़े और आप कभी भी आपकी सेफ्टी क्वेश्चन मार्क के दायरे में ना आए। आप इतना जागरूक रहने की कृपा जरूर करें और इतना जागरूक रहने की कोशिश हर समय, हर मिनट, हर सेकंड, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो समाज के भीतर हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, आप इतना जागरूक रह के अपने चीजों को एनालाइज करना सीखिए, अपने सराउंडिंग को एनालाइज करना सीखिए, ताकि आपको रिपेंट ना करना पड़े। आज की जो ये बातचीत है वो मुझे नहीं लगता कि कोई निष्कर्ष के लिए था। मुझे लगता है कि ये जो बातचीत है वो सवालों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक था। और इस बातचीत में गोपाल जी से जो चर्चा हुई उससे एक चीज जो समझ आ रही है मुझे कि सेव बंगाल सेव इंडिया ये कोई नारा नहीं है, बल्कि आईना है जो भारत को दिखाने की कोशिश हो रही है कि यदि आज बंगाल बदल जाता है तो कल भारत भी बदल जाएगा। और उसी बदलाव को, वो जो बदलाव जिससे बचाने की आवश्यकता है, उसी मुहिम के साथ गोपाल जी अपने पूरे साथियों के साथ, अपने पूरे समाज के साथ लगे हुए हैं। और आज इन्हीं विषयों पर चर्चा के साथ वो हमारे साथ उपस्थित है और उन्होंने सारे प्रश्नों का बहुत तथ्यात्मक और तर्कशील तरीके से, फैक्चुअली और लॉजिकली उन्होंने आंसर दिया है। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सभी दर्शकों से भी मैं जानना चाहूंगा कि वो इन विषयों पर क्या सोचते हैं। क्या आपके पास भी बंगाल से जुड़ी कोई कहानी है? क्या आप भी सेव बंगाल सेव इंडिया इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं? और अगर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे। हम कोशिश करेंगे गोपाल जी आपसे संपर्क कर पाए वहां से, और इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर हमें बताएं। ऐसी ही चर्चाओं, ऐसी ही पॉडकास्ट, ऐसे ही इंटरव्यूज और ऐसे ही डिफरेंट इश्यूज पर चर्चा के लिए देखते रहे द नैरेटिव।